अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ग्रीष्मकालीन लौकी की अधिक उपज देने वाले किस्मों की बुआई तकनीक, सोलर पंप सेट का महत्व और उपयोग पर जानकारी, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह, हमारे जिन किसानों ने हरी फली हेतु मटर की अगेती आलू की खेती की होगी, उनके खेत खाली हो गए होंगे। और इसमें से जिन किसानों के पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है, उनके लिए ये समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए उपयुक्त है। और इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी देने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन लौकी की खेती के बारे में। तो लौकी की अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्में हैं और इसकी बुआई की उचित तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल। किसान भाइयों, आज मैं आपको लौकी फसल की उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि लौकी की फसल वर्ष में 2 बार लगती है। एक तो जो गर्मियों का मौसम आ रहा है, जो जायद का मौसम है, उस समय इसकी खेती होती है। दूसरा इसका बारिश के समय इसमें खेती होती है। किसान भाइयों, इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम लौकी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जो जमीन का चयन करें, भूमि का चयन करें, वो बालुई मिट्टी होनी चाहिए। बालुई दोमट मिट्टी में भी इसका उत्पादन अच्छा होता है। अगर हम भारी मिट्टी में या गहरी काली मिट्टी में इसका उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें कहीं पर भी पानी रुकने की संभावना ना हो, जल निकास की सुविधा हो। ऐसे में हम इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जायद के मौसम में लौकी की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए भूमि की अच्छी तरह से तैयारी तथा संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन करना जरूरी होता है। तो कैसे करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसको खेत को तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से इसकी जुताई करें, पूरी तरह से भुरभुरा खेत तैयार करें। और साथ में जब खेत की जुताई कर रहे हैं उसी समय इसमें आप गोबर की खाद, जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, वो लगभग 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से अपन को गोबर की खाद इसमें मिला देनी है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश की भी मात्रा देनी पड़ती है। नाइट्रोजन इसमें 100 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से तथा स्फुर और पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से देना पड़ता है। इसमें आप ध्यान रखें कि जो 1/3 नाइट्रोजन है, लगभग 30 से 35 किलो नाइट्रोजन, और साथ में पूरा पोटाश और स्फुर आप खेत को तैयार करते समय आप इसमें मिला दें। इसके बाद जब खेत को आप तैयार कर लेते हैं, भुरभुरा कर लेते हैं, इसके बाद 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर इसमें आप खेत में लंबी लंबी पट्टियां बना लें। इस पट्टियों में ही अपन इसकी जो हम लौकी लगाएंगे उसकी बोनी करेंगे। जायद में लौकी के अधिक उत्पादन के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन तो करना ही है, साथ ही साथ बीज की मात्रा तथा बीजोपचार पर भी ध्यान देना होगा। यदि आपने इन कार्यों में जरा सी भी लापरवाही की तो आपको लौकी का बहुत कम उत्पादन प्राप्त होगा।
इसके बाद आता है किसान भाई, इसमें हम किस्म कौन सी लें और कितना बीज लें। किसान भाइयों, अगर हम इसकी उन्नत जातियों की बात करते हैं तो इसमें कई सारी उन्नत जातियां हमारे प्रदेश विश्वविद्यालयों से निकली हुई हैं, जिसमें जैसे कि पूसा मंजरी हुई। अगर संकर किस्मों की बात करते हैं उसमें उत्पादन बहुत अच्छा आता है। तो कई सारी इस समय संकर किस्में बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे कि इसमें एक किस्म मैं बताना चाहूँगा, वरद किस्म है, बहुत अच्छी है। इसका जो आकार होता है, साइज होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, जिससे इसकी बिक्री बहुत अच्छे से बाजार में हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी जो बीज दर होती है 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर के मान से हमको उपयोग में लानी है। लौकी की फसल को भूमि जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए मैंकेजेब दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित कर ही बुआई करें, जिससे लौकी के बीजों का सही तरीके से अंकुरण हो तथा खेत में पर्याप्त पौध संख्या बनी रहे। यदि आपको लौकी के बीजों की बुआई करने के लिए बेड किस प्रकार की हो तथा कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। बीज में आपको ध्यान रखना है कि बीज में आपने जो एक से 1.5 मीटर की दूरी पर पट्टियां, लंबी लंबी पट्टियां बनाई हैं, इसमें लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बीज 1 से लेकर 2 बीज एक जगह में, एक गड्ढे में आपको डालना है। और अंकुरण जब हो जाए उसके बाद एक पौधा आपको लेना है। कभी कभी लौकी की बेलों में नर फूलों की संख्या अधिक हो जाती है तथा मादा फूल कम ही आते हैं, जिसके कारण लौकी के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आपकी फसल में ऐसा ना हो, इसके लिए बताई जा रही बातों पर गौर करें। किसान भाइयों, इस समय हम देखते हैं कि जो लौकी की फसल होती है उसमें कई सारे फूल आते हैं, लेकिन उसमें से जो नर फूलों की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और मादा फूलों की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ऐसे में हमारा जो उत्पादन होता है वो कम होता है। किसान भाइयों, इसको कम करने के लिए जब आप खेत में लौकी के पौधे लगाते हैं और उनमें से 2 संपूर्ण रूप से जो पत्तियां बन जाती हैं, उस समय आप नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, है ना, NAE के नाम से बाजार में मिलता है, इसका 100 ppm मात्रा यानी 100 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको 2 पत्ती वाली अवस्था पे छिड़काव करना है। जब इसका जो पौधे में 4 पत्तियां आ जाएंगी लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में, फिर उसके बाद यही पुनः इसका छिड़काव करना है। इससे जो नर पुष्पों की संख्या है वो कम हो जाएगी, मादा पुष्प ज्यादा आएंगे और लौकी की फसल में उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल का इस्तेमाल आज कृषि क्षेत्र की आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी। तभी कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास होगा, क्योंकि वर्तमान में बिजली की गंभीर समस्या है। हमारे एक किसान भी कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं। तो आइए जानते हैं उनकी समस्या को। फसल में पानी देते रहते हैं, रात में बिजली बहुत कटौती ज़्यादा होती है, हमें लाइट बराबर नहीं मिलती है, किसान भाइयों की खेती बाड़ी सूख जाती है, हमें पानी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, किसान भाई हम भर नहीं पाते। ऐसा दूसरा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे लाइट भी हमें बिल भी नहीं भरना पड़े और हमें पानी की मात्रा भी पूरी मिलती रहे इस खेती के लिए। किसान भाइयों, ये समस्या इनकी ही नहीं है बल्कि प्रदेश के बहुत से किसानों की है। तो अगर आप भी सोलर पंप सेट लगाना चाहते हैं तो इस तरह की समस्या से आप बच सकते हैं और आज प्रदेश के कुछ किसान इसका उपयोग कर अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, सोलर पंप संयंत्र क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं राजस्थान के गांव कीरतपुरा, जिला जयपुर के एक प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है।
जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। हमने सोलर प्लांट लगाया 2013 में। लाइट हमारे यहाँ पे बिजली की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और हमने आंवले का काफ़ी बड़ा बाग लगा रखा है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी जब लाइट नहीं आती थी। तो हम जब हॉर्टिकल्चर में गए तो हमें बताया सोलर के लिए, तो हम भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे क्योंकि हमारे पहले से ही बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि अब हमें ऐसे वेट नहीं करना पड़ता बिजली का। सुबह हम लगभग गर्मियों में तो 8 बजे और सर्दियों में 9 साढ़े 9 बजे इसमें फुल लाइट आ जाती है 220 वोल्ट और ये पूरे दिन चलता है ये सोलर। और अब बिजली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पेड़ों में भी आसानी से पानी दे देते हैं दिन में। अब रात का वेट नहीं करना पड़ता हमें। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। ये हमने जो 70,000 रुपये दिए, ये लगभग हमारा 1.5 साल में पूरा हो गया था क्योंकि एवरेजन 40-45 हज़ार रुपये तो साल का जमा होता है बिजली बिल में। अब हमारे वो सारा तो ये खर्चा 1.5 साल में हमने पूरा कर लिया था जो 70,000 रुपये दिया। ये हर किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यदि किसान लगाए तो उसको एक तो जो वो देगा वो 1.5-2 साल में ही फ्री हो जाएगा और उसके बाद में रेगुलर वो दिन भर बिजली चलाएगा, ना उसको बिजली का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 3 किलोवाट का सोलर है जिससे हम 3 फेस की एसी मोटर चलाते हैं। ये हमारे वो मोटर लगी हुई है उसके अंदर और ये मैंने ऑन कर दिया। ये 6 नोजल उठाती है गर्मियों में और सर्दियों में अपन चलाएं तो ये लगभग 4 नोजल आसानी से चला देती है। ये यदि किसान इसको लगाए तो आसानी से 7-8 बीघा पक्की की तो वो इजीली वो कर सकता है खेती, और इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। ये हर किसान जब लगाए तो उसको इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा बिजली का क्योंकि ये दिन भर चलता है। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है, और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट डीसी होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर एसी करंट से चलती है। अतः इस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने के लिए पीएफटी नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। ये सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसमें ये
लगभग 6-7 बूस्टर लगे हुए हैं डीसी के, जिसमें एक बूस्टर की कैपेसिटी 156 वाट के लगभग होती है। ये सारे बूस्टर का कनेक्शन होके एक जगह इसी स्टार्टर के अंदर आ जाता है। इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें 3 फेज की मोटर चलती है, फिर पूरे दिन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये चलता है। इसमें 1 रुपए का भी कोई कॉस्ट नहीं, कंपनी की काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है 10 साल तक। और कभी हमारे तो 3 साल में अभी तक 3 रुपए का भी इसमें खर्चा नहीं हुआ। इस तरह यदि किसान भाई इसको लगाते हैं तो किसान भाई अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं जो वो बिजली के बिल में देते हैं। इसमें एक बार 50-60 हज़ार का इन्वेस्ट है, लेकिन उससे उसको फिर कभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी पैसा बचा लेगा वो। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। पहले इसकी 3 किलोवाट की 5 लाख रुपए के लगभग रेट थी, अब 5 किलोवाट की 5 लाख रुपए के लगभग रेट हो गई और ये अपना 3-4 साल में सारा वसूल हो जाता है जो पैसा दिया, और वो जितना हम देते हैं उसका रिटर्न हमें सामान मिल जाता है। डोरी मोटर मिल जाती है जो लगभग 30-40 हज़ार रुपए की आती है, पाइप मिलता है 300 फीट का, डोरी मिलती है, एक वो स्टील का रस्सा मिल जाता है। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग जबलपुर, मुरैना, सीहोर, रायपुर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। आने वाले दिनों में बादल युक्त मौसम बना रहेगा, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। हवा की दिशा में पुनः परिवर्तन होने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी। अतः प्याज और लहसुन में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। ये सूक्ष्म कीट पौधे की पत्तियों के बीच में छिप कर रहता है और रस चूसता है। इसके द्वारा पौधों में फफूंदी, विषाणु और जीवाणु के रोगों का मिला जुला असर दिखाई देता है और पौधा बीच में से सूखता है और पूरा पौधा ही सूख जाता है। नियंत्रण के लिए कीटनाशक के साथ 0.25 प्रति कैप्टान का छिड़काव करें। पकी हुई अदरक और हल्दी के कंदों पर समय पर खुदाई करें। सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर फसल की कटाई करें। गेहूं की फसल जो फूल अथवा दुधिया अवस्था में है उसमें सिंचाई करें। चने में दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों बाद फलियां बनते या दाना भरते वक्त करें तथा फसल का सतत निरीक्षण करते रहें और प्रति मीटर 2 से 3 इल्लियां दिखाई देने पर इंडोक्सा कार्ब 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है। नियंत्रण के लिए निदाई गुड़ाई कर उचित मात्रा में खाद और उर्वरक दें। तत्पश्चात हल्की सिंचाई दें और आखिर में प्लानोफिक्स दवा से 3 से 5 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से मटर के आकार के फल की अवस्था पर घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में मिलीबग के नियंत्रण के लिए गर्मी के दिनों में तने के चारों ओर मिट्टी खोदकर मिथाइल पैराथियन डस्ट 2% या 250 ग्राम प्रति पौधा दें। इसके बावजूद भी मिलीबग दिखाई देने पर मोनोकोटोफॉस दवा 40 मिलीलीटर प्रति पंप के मान के पौधे पर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की तैयार पौधे का रोपण करें, जैसे लौकी, गिलई, तोरई, करेला, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली, बरबटी, तरबूज, खरबूज और ककड़ी और खीरा की बुआई करें। ग्रीष्मकालीन पुष्पों की खेती के लिए पौध तैयार करें या तैयार पौध की रोपाई करें। पशुओं को HS, FMD व BQ का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य लगाएं।
पशुपालक और मुर्गी पालकों के लिए निर्देश है कि शाला में स्थान शुष्क एवं हवादार रखें। पशुशाला और मुर्गीशाला के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। किल्ली जू की रक्षा मेलाथियान क्लीनर और ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। अंतः एवं बाह्य परजीवी नाशक दवा अवश्य पिलाएं। बकरियों में PPR का टीकाकरण अवश्य करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीतरी जिला रतलाम के कृषक गोपाल पटेल ने। इनकी प्याज की फसल में कुछ कीट व रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, प्याज की खेती हम लगाते हैं, करते हैं, उसके लिए हमें जो भी हमारी इस फसल में बीमारियां आती हैं, कीट आते हैं, उनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। अगर हमें समय पर इनकी जानकारी नहीं है या पर हम लोग समय पर इन कीट बीमारियों का उपचार नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारे उत्पादन पे और हमारे मुनाफे पे इसका असर पड़ता है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि प्याज में जो मुख्य बीमारियाँ आती हैं उसमें एक आती है बैंगनी धब्बा, जो कि लगाने के बाद से शुरू होता है। इसके अलावा इसमें जो डाउनी मिल्ड्यू आता है वो भी एक मुख्य बीमारी है। साथ ही जो हमारे कंद हैं, कंद शुरुआती समय में या फसल बोने कुछ समय बाद सड़ते हैं, वो भी एक समस्या किसान भाइयों के सामने आती है। एक आती है जो फफूंदजनक ब्लाइट आती है, जिसके कारण पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं, ये भी उसमें मुख्य बीमारियां हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो प्याज की फसल लगा रखी है वह इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप हो रहा होगा, जिसके कारण फसल की वृद्धि और विकास रुक जाते हैं और प्याज के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण जरूरी है। हम एक एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जो बैंगनी धब्बा बीमारी है, इस बीमारी में पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और जब आकार बढ़ता है तो पत्तियां भूरी से पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो इस बीमारी के उपचार के लिए जो ही इस तरह धब्बे बने, किसान भाई ध्यान रखें, 2-3 फफूंदनाशक बाजार में आते हैं या आपके जो कृषि विभाग के जो मैदानी अमला है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मैंकोजेब जो फफूंदनाशक है उसकी हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर दवाई पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और ऐसा नहीं है कि हम एक बार छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद बंद कर दें। इस छिड़काव को आप लगातार 2-3 बार करेंगे 15-20 दिन के अंतराल पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में इस बीमारी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। आपकी फसल इस बीमारी के बच जाएगी। इसके साथ में ही जैसे प्रोपीकोनाजोल एक और फफूंदजनक आता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव करें और निश्चित रूप से ये करने से आपकी फसल में आपको फायदा मिलेगा। प्याज की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और यह कीट प्याज की पत्तियों से लगातार रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ भूमि जनित कीट भी प्याज की फसल को हानि पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। में बड़ी मेहनत से हम लोग कंद लगाते हैं, खेत में बीज लगाते हैं, रोपा लगाते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है और अचानक कंद सड़ते हैं तो उससे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों, इस बीमारी से बचने के लिए आप जब फसल बोते हैं उसी समय उपचार करना चाहिए, क्योंकि अब समय निकल गया उस चीज़ का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्याज लगाते हैं उस खेत में जो भी हमारे देसी खाद है, जैसे हम गोबरी खाद बात करें या केंचुई खाद की बात करें, अगर इनकी हम मात्रा खेत में रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे खेत में उस पौधे में एक लड़ने की ताकत रहेगी, हमारे खेत में बीमारियां कम आएंगी और फसल बची रहेगी। इसके लिए आप कम से कम 25 टन गोबरी खाद डालें
ये डालने के बाद में एक तो आपकी फसल में बीमारियों के प्रति लड़ने की ताकत बनेगी और एक खाद पर्याप्त खेत में होने से आपकी फसल में उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा, आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और अगर खेत में आपके कंद सड़ने की बीमारी आ गई है, उसमें आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदनाशक आता है, वो आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें। और जो पौधे का तना है उसमें आपको सॉइल ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको भूमि उपचार, मिट्टी में आपको उसका घोल डालना पड़ेगा और ऐसा करने से आपकी फसल उससे बची रहेगी। इसके अलावा एक बीमारी और आती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू वैसे इतना नुकसान हमारी प्याज में नहीं करती, लेकिन कई बार देखा गया कि मौसम जो में परिवर्तन होता है तो इसका प्रकोप बढ़ता है। तो इसके लिए भी जो मैंकोजेब फफूंदनाशक आता है वो 2.5 ग्राम दवाई आप प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इस बीमारी से आपकी फसल बच जाएगी। किसान भाइयों, इन बीमारियों के अलावा हमारी फसल में अभी के समय में कुछ कीट मुख्य रूप से नुकसान करते हैं, जिसमें थ्रिप्स है, आपका एफिड जिसको माहू बोलते हैं वो मुख्य रूप से है। इसके अलावा कुछ निमेटोड सूत्रकृमि भी हमारे फसल में आते हैं और एक जो कीड़ा है ज़मीन के अंदर हमारे जो कंद को नुकसान करता है उसको हम बोलते हैं ईयरविग। वो कंद में घुसकर अंदर खाता रहता है और हमारे प्याज की क्वालिटी को वो ख़राब करता है। तो इन कीटों के बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। जहाँ तक थ्रिप्स और हम माहू की बात करें, उनके लिए किसान भाई जो आसपास के जहाँ पे भी बाज़ार है वहाँ से 2-3 कीटनाशक आते हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से थायोमिथोक्सोम आता है वो ले लें, या फिर एसिटामिप्रिड पाउडर के रूप में आता है वो ले लें, या फिर इमिडाक्लोपिड। इनका कोई सी भी एक दवाई आप एक बार में लेकर उसकी जो मात्रा है 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में, यानी कि जैसे हमारी एक टंकी 15 लीटर की होती है उसमें 7.5 मिलीलीटर दवाई हम घोलकर छिड़काव करें तो इन कीटों से हमारी फसल बची रहेगी। मैं ईयरविग की बात कर रहा था। ईयरविग जो हमारा कंद बनता है उस कंद में घुसकर अंदर खाता है और हमारा प्याज की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करता है। उसके लिए फसल बोने से पहले ही अगर हमारी फसल में खेत में फोरेट या कार्बोफ्यूरान जो आते हैं उनका हम प्रयोग करें तो उससे भी फ़ायदा मिल सकता है। और जहाँ तक निमेटोड की बात है, निमेटोड इसमें आता है वो हमारे जो तना और जो जहाँ से कंद मिलता है वहाँ पे देखने में आता है कि वहाँ से उस हमारा वो जो बल्ब है उसमें सड़न आती है और नुकसान करता है। तो निमेटोड के लिए हम लोग कोई भी निमेटिसाइड जिसमें फोरेट भी आता है, कार्बोफ्यूरान भी है, इनका अगर हम हमारे कंद जो हमारी रोपा है खेत में लगाते हैं उससे पहले हम प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में ये बीमारियां नहीं आएंगी, ये कीट नहीं आएंगे और हमारी फसल बची रहेगी। उससे हमको फसल को नुकसान नहीं होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बरसीम की कटाई और कटाई के बाद जरूरी कार्य, भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आमोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।